ओके। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। लगता है कि हर बार कुछ न कुछ जो मैं सीख रहा हूँ आपसे शेयर करूँ, तो इसलिए आज फिर मैं आपके सामने हूँ। एंड ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, ये शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं इसका कुछ साइंटिफिक रीजंस और इसका कुछ बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप जो कर रहे हैं आपको और लगेगा कि हाँ, मुझे ये करना कंटिन्यूस करना चाहिए। और मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, या मुझे अभी तक मेरे मेंटर्स जो है इसको क्यों बता रहे थे। ठीक है। एंड वो क्या है, द सेकेंड पिलर ऑफ आवर ऑप्टिमल हेल्थ। है ना, हमारे जो हेल्थ है, हेल्थ में कुछ पिलर्स पहले बताते थे। कौन कौन सा है? उसमें से पहला आता है कि फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना, और उसमें से जो हमारे बॉडी में जो चाहिए न्यूट्रिशन। एंड सेकंड, एक्सरसाइज या वर्कआउट बोल सकते हैं, मूवमेंट होना चाहिए। एंड थर्ड बोलते हैं कि हमें यदि मूवमेंट हमारा बॉडी कर रहा है तो उसको थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए। एंड फोर्थ इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अभी इसमें से मैं सेकंड पिलर में आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन तो हमें बहुत जरूरी है, बट साथ साथ में हमें एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है उसका साइंस में मैं थोड़ा जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा। यस। तो इसमें बोलते हैं ना कि मूवमेंट इज मेडिसिन। सुमित सर का एक बहुत बड़ा सा टॉक भी है, मूवमेंट इज मेडिसिन। एंड इधर बिल्कुल मैं अभी वही स्टार्ट करने वाला हूँ कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या एज गुड एज ये बाकी जो टैबलेट्स या बाकी जो मेडिसिन है, उसी तरह से एक मेडिसिन ये हो सकता है। क्यों? वजह कुछ मेजर वजह ये है कि एक तो हैप्पीनेस हमारा जो है एटलीस्ट 25% इज कंट्रोल्ड बाई आवर एक्सरसाइज। हमारा जो टोटल ओवरऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस कंट्रोल कौन करता है? हमारा मूवमेंट करता है। वैसे मूवमेंट के बारे में ये भी बोलते हैं कि सिटिंग से तो अच्छा है, आप कुछ तो मूव कर रहे हैं। सिटिंग को बोलते हैं कि आप एज गुड एज स्मोकिंग बोल सकते हैं। मतलब आप यदि धुआं स्मोक कर रहे हैं तो उसके जगह में आप सिटिंग को इक्वलेंट बना सकता है। ठीक है। अभी सिटिंग से अच्छा है कि मूव कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अभी वो कुछ ना कुछ में आपके बॉडी में क्या क्या असर होता है, जैसे आप एक स्टूडेंट बनते हो, यदि आप एक्सरसाइज करने वाले हैं तो एवरी डे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे आपके बॉडी के बारे में, आपके मन के बारे में। ठीक है। थर्ड इज हेल्थी एजिंग। हेल्थी एजिंग कंसेप्ट तो आप जानते ही हो। ठीक है। हम तो एजिंग तो हर किसी को होना ही है, यदि हम हर पल एक्चुअली एज हो रहे हैं ना। लेकिन उसी में यदि आप हेल्थ को लेके आगे बढ़ रहे हो तो उससे फायदा क्या क्या होगा। जैसे अभी राजेश सर ने अपनी स्टोरी में बताया, जो रिसर्च में बताया कि एक इंडिविजुअल अपने माँ अपने बाप के साथ जो रहा, उनका ग्रोथ जल्दी हुआ। ठीक है। एजिंग आप तभी कर सकते हो जब आप हेल्थ के साथ में है, नहीं तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद में आपको डॉक्टर मरने नहीं देते। ठीक है। तो हेल्थी एजिंग बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट, ब्रेन हेल्थ। जितना आपका बॉडी एक्टिव होगा ना, उतना आपका माइंड भी एक्टिव होगा। तो ब्रेन हेल्थ के लिए जैसे अल्जाइमर्स वगैरह, डेमेंशिया वगैरह बीमारियां हैं, वो आप तक नहीं पहुंचने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन इसमें कुछ फन फैक्ट्स है। जैसे लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह मैं चाय लेके जब बैठता हूँ तो उस टाइम में आप एक्सरसाइज करने के लिए बैठ बोलते हैं। और उस टाइम में मैं यदि एक्सरसाइज करूंगा तो नेचुरली क्या होता है, मेरा कप से चाय गिर जाएगा। इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता। इतना क्रूशियल तो कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन ये तो जरूर है कि हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। क्यों टाइम नहीं मिलता? क्योंकि मैक्सिमम टाइम में हम लोग वो जो टाइम है सो जाते हैं। ठीक है। और बहुत ही कम लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% लोग हैं जो उस टाइम को भी अपने दूसरे काम में बिता देते हैं। मैक्सिमम लोग उस टाइम में सो जाते हैं।
एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स में उसको लिटरली बताऊंगा तो इस तरह से है। मेरे पास जिम इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या जिम जाने के लिए पैसा नहीं है, एंड दैट इज ट्रू, हो सकता है इस तरह से। कुछ लोगों के लिए टाइम नहीं है, सही में टाइम नहीं है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, वो लोग जब दूसरे लोगों के सामने जैसे पार्क में जाते हैं और उधर एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि बाकी लोग जो फिट लोग हैं ना, उनके साथ में मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा बॉडी उनको दिखाने के लिए मैं अच्छा नहीं लगता, या वो लोग जिस तरह से एक्टिविटीज करते हैं मैं नहीं कर पाता। कुछ लोगों को अपना स्वेटिंग ही अच्छा नहीं लगता, या इवन स्मेल होता है, या फिर वो स्वेट होने से उनको कपड़ा अनकंफर्टेबल होता है। इवन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, जैसे अभिषेक सर जब कराते थे एक्सरसाइज, तो उस टाइम में हम लोग सोचते थे कि मैं कब इस तरह इनके जैसे कर पाऊंगा, और इसी वजह से मेरे मास्टर की तरह मैं नहीं बन पाता करके मैं एक्सरसाइज ही करना छोड़ दिया। तो और इवन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं बहुत हेल्थी हूँ इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, ऐसे भी समझने वाले लोग हैं, ठीक है। और इन सब में कुछ कोट्स भी बना के रखे हैं कि नो पेन नो गेन, इसलिए मैं जब एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे मसल्स पेन होना चाहिए, तब तक मुझे करना चाहिए। यदि मैं 15 पुशअप करने वाला हूँ, यदि मैं 20 या 25 पुशअप करूंगा तभी मेरे लिए बेनिफिट है, इस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल गलत। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बोलते हैं ना, यदि आप अपने पीस टाइम में ज्यादा पसीना बहाएंगे तो आपको वार टाइम में, युद्ध के टाइम में आपको ब्लीडिंग नहीं होगा या ब्लड नहीं निकलेगा। ये गलत बात है। एक्सरसाइज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आप नॉर्मल सेटिंग करो, वो भी काफी हो जाता है। और इसमें यदि आप एक फिटनेस रूटीन में है ना, तो आपको कभी ब्लीडिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कुछ दिन के लिए करके आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग करके आप इधर मेहनत करके बच नहीं सकते। आपका हेल्थी बॉडी तभी होता है जब कंसिस्टेंसी हो। एंड मिनिमम 30 मिनट्स ड्यूरेशन चाहिए करके सोचते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। आप इसको 10 मिनट का 3 या 4 ड्यूरेशन एक दिन में कर सकते हो, ऐसे भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। वैसे वर्कआउट में ऐसा कुछ स्टिपुलेशन नहीं है कि आपको कौन से एज ग्रुप के लिए पॉसिबल है। यदि आप एक फैमिली मैन है तो बिल्कुल आपके पूरे फैमिली के लिए ये सब सूटेबल है। और एक एक फैमिली में जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट उनका एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहता है, वो कभी भी ऐसे बेकार में नहीं बैठते। और उनके जो एक्टिविटी है ना, वही एक्टिविटीज धीरे धीरे करके जब वो बढ़ जाते हैं या उनका ग्रोथ होता है, तो उनको किताबों के सामने बिठा देते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्टिविटी कम हो जाता है। लेकिन टीनेज जो है ना, जैसे कि 8 से 20 साल का उम्र, वो जो उम्र में एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बाहर जैसे फुटबॉल वगैरह या बैडमिंटन, इस तरह के जो एक्चुअल एक्टिविटी जहाँ पे लोग मिलके करते हैं, बच्चे मिलके करते हैं, उस तरह के एक्टिविटी में उनको जाना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 1 आवर। आप इतना सोचिए कि टोटल ना सभी फैमिली में कितने भी लोग हैं, सभी के लिए ऑलमोस्ट 150 मिनट्स पर वीक, इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है। एंड इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट्स का 5 दिन, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अडल्ट जब ज्यादा एज होते हैं, जैसे 25 हो गया या 40 हो गया, इस उम्र में लोगों को अपना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल बराबर करते रहना चाहिए फिटनेस, और ये जो रूटीन करेंगे तभी उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। सीनियर्स सीनियर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जैसे बैलेंस एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। यदि आप बैलेंसिंग एक्ट करते हैं तो मतलब जैसे चेयर पकड़ के या सिंगल लेग में खड़ा होना, ये सब उनके बॉडी के अंदर का बैलेंस को क्रिएट करता है, होम्योस्टासिस बोलते हैं ना। वो होम्योस्टासिस अंदर भी तब पहुंचता है जब आप बाहर से उसको करते हो, ठीक है। अभी हम जब बॉडी बैलेंस करते हैं, बॉडी के अंदर में जो हॉर्मोन्स है ना, उनके अंदर में भी एक बैलेंस होता है। अभी एक स्टेज है जैसे विमेन्स में, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जैसे प्रेगनेंसी हुआ, पोस्टनेटल हुआ, उस कंडीशंस में उनको एक्सरसाइज करना चाहिए क्या, लोगों को ये डाउट होता है।
बिल्कुल उस टाइम में भी करना है। बट उस टाइम में वो लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वो लोग अपने थाइज मसल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले राजेश सर भी बताए, थाई मसल उनका जो कोर पोर्शन है, कोर पोर्शन को ज्यादा वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका कोर मसल्स ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि उनका इवन प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड बच्चों को कैरी करना, ये सब बिल्कुल अच्छा होगा। ओके, अभी एक बिगिनर वर्कआउट प्लान कैसे होना चाहिए, जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स में दे देता हूँ। नॉर्मली हम लोग सभी वार्म अप से स्टार्ट करना अच्छा है। बॉडी जब गर्म होता है उस टाइम में हम लोग रेडी होते हैं कि कुछ करें, और ये वार्मिंग अप करते करते नॉर्मली हम लोग हमारा जो लंग्स एंड कार्डियक है ना, जो हर्ट है, इनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में लेके आते हैं। जैसे कि हर्ट का जो रेट है या हर्ट का जो कंप्रेशन है, वो सब ज्यादा होके अप्रोक्सीमेटली 20% एक्स्ट्रा हम कर पाते हैं। यदि आप अपने लंग्स की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 15% वो भी मैक्स यूटिलाइजेशन ज्यादा कर लेता है। एंड दिस इज फॉर द बिगिनर्स। आप सोचिए, जो बंदा रेगुलर इस तरह से करते हैं, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, इस तरह से रेगुलर करते हैं, उनके लिए कितना वो बढ़ गया होगा। ठीक है, वो उस 15% में नहीं रहते। उनका जो एल्वियोलाई, जो सैक्स है ना लंग्स के अंदर में, वो उनका कैपेसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको आस्मा या ब्रीथिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं आते। इवन यदि उनका हार्ट रेट अच्छा रहता है, हार्ट हेल्थ अच्छा होता है, और उनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस नहीं आते, एंड ओबिसिटी वगैरह से भी उनको दूर रह पाते हैं। अभी कार्डियक एंड एरोबिक एक्सरसाइज एक पैटर्न है। इस पैटर्न के नेक्स्ट में आता है बैलेंस ट्रेनिंग। इस बैलेंस ट्रेनिंग में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोगों को बैलेंस ट्रेनिंग बिल्कुल करना चाहिए। अभी बैलेंस ट्रेनिंग में आप सोचिए, जैसे हम चेयर पकड़ के खड़े हैं, या फिर रिसेंटली प्रमोसर का एक वीडियो भी आया था, उसमें चेयर पकड़ के खड़े हैं, या फिर हम अपने पैरों में सिंगल लेग में ही खड़े हैं, इसमें भी अलग अलग पोजीशन से चेंज करते हैं। तो ये कितना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, जब आप स्टार्ट करेंगे ना, धीरे धीरे करके आपके अंदर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और आप आगे में आप उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पहले आप आंखें खुला रख के कीजिए, और धीरे धीरे करके अपने आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए कीजिए। आप ड्यूरेशन बढ़ाने का जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपने आंखें बंद करेंगे ना, आपको पूरा काइनेस्थेटिक्स बोलते हैं, पूरा का पूरा आपको एनवायरनमेंट कहाँ पे है, किस तरह से चल रहा है, सब कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। यू विल बी माइंडफुल, आप जो कर रहे हो उसमें आप रहेंगे। एंड इसमें आप जैसे इक्विपमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे डंबल हुआ या दूसरे जैसे चेयर वगैरह, ये भी है। इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ओके, और कुछ एक्सरसाइज के पैटर्न्स आते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग हुआ। आपके मसल्स बिल्डअप कर रहे हैं, मसल्स को बूस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज तो आपके पास आएंगे ही नहीं। एंड नॉर्मली रेसिस्टेंस ट्रेनिंग होता है ना, उसमें एक्चुअली हम रेसिस्टेंस बैंड वगैरह यूज करते हैं, और उसमें वो स्लो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स का स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके बढ़ता है, एंड रेगुलर करके बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन में 15 बार बाइसेप्स के लिए डंबल यूज करना है, एंड सेकंड एंड थर्ड डे में आपको 30 पहुंचना है, ऐसा नथिंग। आप एवरीडे 15 करेंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, बट वही है कि आप प्रोफेशनल गाइडेंस से ही करें। एंड फोर्थ वन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग आपके स्केलेटल एंड मस्कुलोस्केलेटल बोलते हैं, मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम, इसको एक अच्छे तरीके से ले जाते हैं। इवन आपके मसल्स को टोन करने में भी, उसका शेप में लेके आने में भी ये बहुत मदद करता है। और इवन कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि मुझे मसल कैच हुआ है, उस तरह के कैच भी इसमें नहीं होंगे। बट स्ट्रेचिंग करना, आप एक्सरसाइज रूटीन में स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। और ये जो 4 तरह के एक्सरसाइजेस हैं, इसमें सबसे लास्ट में आप रिलैक्सेशन एंड रेस्ट भी कर सकते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी कि आप इस तरह से सब कर पाते हो। ठीक है, ये हो गया एक। अभी
आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी एक्सरसाइज करते हैं इसमें से 2 या 3 तरह के एक साथ करते हैं, इसको बोलते हैं कंकरेंट। मतलब एक तरह एक साथ हम एक से ज्यादा मेथड्स यूज करें अपने बॉडी में। इसमें फायदा क्या होगा, सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आप टाइम बचा पाएंगे। दूसरा, आपके बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट है एक तरह से होगा, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक पोर्शन को आप आज काम करेंगे। ठीक है। अभी ये सब प्रोफेशनल हो गया जैसे मैं अभी तक जो बोल रहा था, बट इसके अलावा कुछ और भी है। मूवमेंट इज मेडिसिन। यदि आप अपने कुर्सी से खड़े हो गए हो और किचन तक जाके पानी लेके आए हो, उसको भी बोलते हैं मूवमेंट। क्योंकि हम लोग प्लांट्स जैसे नहीं है ना। प्लांट्स क्या है, उनके रूट्स बने हैं, हम लोगों का रूट नहीं है, हम लोगों का रूट कॉसेस है कि क्यों ये करना है या क्यों ये डिसीज हुआ। अभी ये जो रूट्स नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी मूवमेंट है हमें अपने कॉन्शियस माइंड से करना चाहिए। जैसे एक कंपेंडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज करके है। इस कंपेंडियम में ये बोलते हैं कि आप यदि अपने फ्लोर मॉपिंग करते हैं तो उसके लिए करीब 3 मेट ये उसको मेटाबॉलिक वैल्यूज दिए हैं। तो 3 मेट वैल्यूज उसके लिए यूज होता है। यदि आप स्टेयरकेस को सीढ़ी चढ़ते हो तो उस टाइम में यदि आप नॉर्मल स्पीड में चढ़ते हो तो उसके लिए 4 to 6 उसमें मेट वैल्यू यूज होता है। यदि आप उसको सीढ़ी उसी सीढ़ी को आप जल्दी से जल्दी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका आप 9 मेट वैल्यू तक 7 to 9 मेट वैल्यू उसमें यूज होता है। यदि आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं उसमें मेट वैल्यू 0.9 या 1 आ जाता है। आप जस्ट सिटिंग क्वाइट है उसमें भी मेटाबॉलिक आपने देखा होगा ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे पहुंचता है, क्योंकि आप इवन जब बैठते हैं उस टाइम में भी आपके अंदर वो मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ओके। अभी ये इसके बाद में हम अभी जाएंगे कि हम लोग यदि बिगिनर्स हैं तो हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस या हम लोग अपने अंदर में क्या कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। सबसे पहले आप ये मानिए कि कोई भी एक्टिविटी है ये आपके लिए काउंट होता है, और इसमें इवन क्लाइंबिंग द स्टेयर मैं अभी आपको बताया। ठीक है। लेकिन इस एज ए बिगिनर जब आप एक्सरसाइज फिटनेस रूटीन में आते हैं, आप ये सोचिए कि आप अपने जो तीसरे मंजिल है तीसरे मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अपने पहले मंजिल या ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले सीढ़ी में हैं। आप धीरे धीरे करके अपना फिटनेस बढ़ा सकते हैं और तीसरे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप अपने वेट लॉस या डायबिटीज रिवर्सल इसके लिए आप कुछ भी सैक्रिफाइस मत कीजिए। इवन आप अपने बॉडी को जो ऐसे लोग क्या बोलते हैं ना कि मैं अपने बॉडी को पेन दे रहा हूँ, यदि आप उस तरह से पेन देंगे कि डायबिटीज से रिवर्स हो या ओबिसिटी को निकालूं, वो जब आपका जो फिटनेस गोल है जैसे कि आपको 10 किलो कम करना है, 10 किलो कम करने के बाद में वजन जब सही हो गया ऑटोमेटिकली आप अपना पेन भी दूर करेंगे। इस एक्सरसाइज को आपको एंजॉय करते करते करने का है, तभी जाके ये आपके हेल्थी हैबिट में बनेंगे। मैंने पहले बताया दिया कि ये आपका 4 पिलर्स में से एक है। तो इस पिलर को आप कैसे हटा सकते हो, एक बार ये पिलर हट गया आप सोचिए आप जिस चेयर में आज बैठे हैं उसमें 4 लेग्स है, इसमें से कोई एक आपने हटा दिया तो कितने दिन देर तक आप बैठ सकते हैं आराम से। आप बैठ ही नहीं सकते शायद। यदि आप बैठेंगे तब भी आराम नहीं होंगे। ठीक है। आपके लिए सबसे बेनिफिट ये होगा कि जब आप ऐसे बिगिनर स्टार्ट करते हैं आप अपना सही जगह ढूंढिए। यदि पार्क में जाना है तो पार्क में जाइए या फिर घर में करना है तो घर में करिए। आप अपना सही टाइम ढूंढिए। सबसे बेस्ट टाइम ये होगा कि मॉर्निंग आवर्स, मतलब इवनिंग आवर्स में एक्सरसाइज करने से बढ़िया है कि आपको मॉर्निंग आवर्स में करें। एंड तीसरा ये है कि आप अपना पार्टनर या कम्युनिटी ढूंढिए। ये तीनों जब सही होगा ना, आप ऑटोमेटिकली वो एक रूटीन में आ जाएंगे। आप धीरे शुरू करें, धीरे धीरे जब शुरू करेंगे उसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको आप थोड़ा और करें। आप 15 पुशअप कर रहे थे, आपको 16 कब करना है, या आप इनिशियली 15 कर रहे थे, 10 दिन करिए, उसके बाद में आप 20 में जाइए।
ऐसा नहीं है कि सेकंड डे अगेन 20 या 25 में चला गया, मैं कल 15 कर रहा था, नहीं। आपको जस्ट एबो कहाँ जाना है, आप थोड़ा सा अपने बारे में पहचानिए और फिर उसके हिसाब से करिए। मिक्स इट अप, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस मिक्स कीजिए। आपको अपने वेट का यूज करना आना चाहिए। डंबल हर वक्त जरूरी नहीं है, या वाटर बोतल जरूरी नहीं है, इवन पिल्लो भी जरूरी नहीं है। आपका बॉडी का जो वेट है ना, वो आपके मसल्स बिल्डअप करने के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे प्लैंक्स हुआ, पुशअप हुआ, प्लैंक्स में भी अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, ये सब जो है आपके जो कंटिन्यूस रूटीन में बहुत फायदा करता है। अब ये हम चलेंगे कि आपके बॉडी के बाहर क्या हो रहा है था, ये तो मैंने बता दिया। ओके, अभी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये अभी हम जानेंगे। ओके, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता रहा था कि सिटिंग इज एज गुड एज स्मोकिंग। अभी सिटिंग से आप थोड़ा सा दूर आइए एंड कुछ करना शुरू कीजिए। इवन 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इज वेरी गुड फॉर एवरी डे। आप जब अपना बॉडी मूव करेंगे, इससे आपका ब्रेन का ग्रोथ होता है। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत सही है। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो आपका मेंटल रिफ्रेशमेंट या मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इंटेलेक्चुअली रीजनिंग या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी, बहुत सारी चीजों में आपका मूवमेंट और एक्सरसाइज काफी अच्छा है। और इसी वजह से बच्चों को मैं स्पेशली बोलता हूँ कि जब आप एक्टिव रहेंगे इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। पता है, जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था स्ट्रेस के बारे में। जब आप एक्सरसाइज करते हैं वो भी आपके बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस है आपके नॉर्मल स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए आपके बॉडी को, ब्रेन को इफेक्टिव वे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हार्मोनल वे में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, फिर भी जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि आपके ब्रेन को और आपके बॉडी को इफेक्टिवली स्ट्रेस यूज करने में मदद करने वाला एक नंबर वन आइटम है आपका एक्सरसाइज। ओके, इसके अलावा आपके हार्ट बीट तो फास्ट होगा, ये आपको पता होगा। आपका स्वेटिंग शुरू होगा, आपको पसीना आएगा, साथ साथ में आपको थर्स्टी मतलब आपको लगेगा कि कुछ कहीं से कुछ पीना भी है, पानी पीने के लिए भी आपको मन लगेगा। आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ब्रेन प्रोड्यूसेस एंडोफिन्स। एंडोफिन्स क्या है? हैप्पी हॉर्मोन्स में से आता है। ज्यादा ब्रीथिंग होगा। ठीक है, ब्रीथिंग तो इसी वजह से लंग्स का जो पावर है वो भी बढ़ जाएगा। टू माई ब्रेन, ब्रेन में ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, और इसी वजह से आपका ब्रेन एक्टिव होगा, एनर्जेटिक रहेगा। बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करने से आपको टायर्डनेस फील नहीं होता, आपको एनर्जेटिक फील होता है। रीजन ये है, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, और इवन वो उसके जगह में भी ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से उधर इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करेंगे मसल्स में। ठीक है, एनर्जी को ज्यादा यूज करेगा। इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका जो ब्रेन है, पर्टिकुलरली कुछ चीजों को मैं इधर स्पेशली बता रहा हूँ। नंबर वन इज ब्रेन। ब्रेन का एक्टिविटीज जब बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल सिस्टम है, आपको पता होगा कि ये जो चीजें हैं ना आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब ये जो, मे बी इसका किलो कितना होगा, 1 किलो, 1.2 kg। ये जो 1.2 kg आइटम है आपके पूरे के पूरे 65 kg बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है, तो ब्रेन को एक्टिव रहना जरूरी है ना। ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होगा, इसी वजह से आपका पूरा का पूरा एक्टिविटी सही होगा। आपके न्यूट्रिशन हर जगह में पहुंचेंगे और उधर से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होगा, बाहर निकलेंगे। हर्ट रेट, हर्ट का जो इनिशियली भी मैं बताया था, मसल्स, मसल्स का जो एक्टिवेशन है वो बहुत बढ़िया सा मैकेनिज्म है, जो आपके इंसुलिन या आपके शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके बॉडी में सेरोटोनिन वगैरह भी पैदा होते हैं, तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव है। आपका वेट चेंज होता है, आपके जॉइंट्स इंप्रूव होते हैं, इवन आपके किडनी, लंग्स, स्किन, इस तरह के ऑर्गन्स में भी बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिविटीज होता है, जिसकी वजह से आपको इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्यूनिटी में ये मदद करेगा। ऐसे होल ये आपके टोटल बॉडी में बहुत अच्छा सा
एक ट्रीटमेंट मेथड है। ओके, थेराप्यूटिक बोल सकते हैं। यदि आप हार्मोन की या हैप्पी हॉर्मोन्स की बात करेंगे, तो डोपामाइन जो है, रिवार्ड केमिकल बोलते हैं ना। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, आप सोचिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, पहले मैं 15 पुशअप कर रहा था, आज मैंने सोचा कि 20 करेंगे। यदि मैं 20 कंप्लीट किया, तो उसके बाद में मुझे वो रिवार्ड का केमिकल आता है, उसको बोलते हैं डोपामाइन, आफ्टर कंप्लीटिंग ए टास्क। यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं और आप सेल्फ केयर में बैठते हैं, या आप अपने अंदर में, मतलब आप पैशनेटली कुछ भी करते हैं, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं ना। उस टाइम में आपका मन आपके एक्टिविटी में रहता है, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। ओके। सेकंड जो हैप्पी हार्मोन आता है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मैक्सिमम आपके गट में रिलीज होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कैसे काम करते हैं, जब आप स्विमिंग, साइकिलिंग या इस तरह के एक्सरसाइजेस जब करते हैं, या इवन डीप ब्रीथिंग करते हैं, आपके बॉडी में बहुत बढ़िया सा सेरोटोनिन का रिलीज होता है, एंड 90% इज क्रिएटेड देयर। इवन आपके बैक्टीरिया, गट का जो सिम्बायोसिस है, अभी आपने प्रोबायोटिक वगैरह देखा, अभी आपके गट के सिम्बायोसिस में भी ये मदद करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कब आता है, जब आप किसी अपने चाहने वाले से हगिंग करते हैं, या इवन आप टच करते हैं, उससे ऑक्सीटोसिन होता है। आप इवन टच करना भी जरूरी नहीं है, आप अपने कुत्ते से हर बार टच करते हैं तब आके ऑक्सीटोसिन आता है क्या? नहीं। ये तब आता है जब आप कलेक्टिवली कुछ करना चाहते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ में जब आप एक्सरसाइज भी करेंगे, आपके अंदर एक अपनापन आ जाता है, जिसकी वजह से, वो टुगेदरनेस की वजह से, आप आपस में मदद करने के लिए रेडी होते हैं, आपस में ग्रो करते हैं। एंडोर्फिन, आपके जो बेसिक मूवमेंट्स है ना, वो आपके लिए सबसे बढ़िया पेन किलर है। एंड एंडोर्फिन उसी के लिए काम करता है। इवन लाफर लाफ्टर इज एन एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके लिए एंडोर्फिन क्रिएट करने में मदद करेगा। अभी इसको थोड़ा सा हम रियलिस्टिक बनाएंगे। एज ए बिगिनर जब आप शुरू करेंगे, उस टाइम में आपके लिए सबसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेंगे? आपके लिए गोल्स होना चाहिए। जब तक गोल नहीं है, आपको डायरेक्शन नहीं होगा। अभी इस एक्सरसाइज पैटर्न में कहाँ पे आप अपना एक गोल बना सकते हैं? नॉर्मली हम गोल को बताते हैं स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक। इधर स्पेसिफिक मैं बोलूंगा कि अगले साल मुझे और फिट होना चाहिए, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसको क्लियर नहीं बोल सकते। अभी क्लैरिटी उसमें तब आएगा जब मैं बोलूंगा कि मुझे अगले साल 1 जनवरी तक मुझे 5 किलो कम करना है, या 10 किलो कम करना है। स्पेसिफिक हो गया। मुझे पहले में 32 साइज का या 34 साइज का मैं पैंट पहनता था, मुझे अभी 32 में या 30 में जाना है। इस तरह से मैं स्पेसिफिक उसको कर सकता हूँ। इवन मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन वेजिटेबल्स को खाने वाला हूँ, कच्चा। ठीक है। आप मेशरेबल गोल में इसको कन्वर्ट कीजिए। मेशरेबल, जैसे पहले भी मैंने बताया कि 5 किलो कम करें। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं जो सामने मेरा, मान लेते हैं कि मेरा एक क्लाइंट आया था, उन्होंने बोला कि मुझे, मेरा गोल ये है कि मुझे मेरा ड्रेस जो मैं 2016 में खरीदा था, मैं ज्यादा दिन पहन नहीं पाया, उसको मैं पहनना चाहता हूँ। क्लियर उनके सामने वो जब रहेगा, ऑटोमेटिकली वो ड्रीम कम ट्रू हो जाता है, क्योंकि सामने है। एंड धीरे धीरे करके वो उधर तक बढ़ने के लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अटेनेबल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। फिटनेस में कभी भी हम एक्शन के बिना काम नहीं कर सकते। मेंटल फिटनेस होता है वो, उसमें भी एक्शन होता है। जब हम बोलेंगे कि हाँ, अगले साल इस टाइम तक मैं 10 किलो या हाफ मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ूंगा, वो मेरे लिए एक एक्शन ओरिएंटेड गोल है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना होगा। कल जब मैं फ्रीलांसर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर स्पाइस कोस्ट मैराथन है। अभी उसके लिए उनको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन क्या है? एक्शन ओरिएंटेड होता है। रिलेवेंस, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गोल अपना बना ले। अपने लिए एक गोल बनाओ जो रिलेवेंट हो और रियलिस्टिक हो। यदि आप अपना जो वेट है उसको मेंटेन करना चाहते हो, वो भी एक रिलेवेंट गोल है। ठीक है।
एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। मैंने बताया अगले साल इस टाइम तक मैं 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए रेडी हूँ, एंड दिस इज टाइम बाउंड। जब आप इसमें, मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं कुछ कुछ बताता हूँ, जैसे कि मैं यदि लिफ्ट में चढ़ने वाला हूँ, ऑफिस में जाने के लिए मुझे लिफ्ट अवेलेबल है, हफ्ते में 3 दिन मैं लिफ्ट को यूज नहीं करूंगा। या फिर मैं घर से निकल के लिफ्ट में जाके नीचे कार तक पहुंच रहा हूँ, कार से फिर अगेन ऑफिस, ऑफिस से अगेन लिफ्ट में जाके ऑफिस पहुंच रहा हूँ। इस तरह से बिल्डिंग टू बिल्डिंग में ट्रैवल है, और जिसमें बीच में लिफ्ट आता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं जाने के टाइम में लिफ्ट यूज करूंगा, आने के टाइम में मैं पैदल आऊंगा। ये मेरे पास चॉइस है, मेरे पास टाइम है उस टाइम। इवन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑफिस में जाने के टाइम में मैं हफ्ते में 3 दिन मैं कार को दूर में पार्क करूंगा, जिसकी वजह से मैं पैदल जा सकता हूँ थोड़ा, एटलीस्ट हाफ किलोमीटर, एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। डिनर के बाद मैं वॉकिंग करूंगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जब मैं ब्रश करता हूँ ना, 2 मिनट का ब्रशिंग टाइम है, उसमें 30 सेकेंड्स में एक लग में खड़ा होकर करूंगा। इवन ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जिम जाऊंगा एटलीस्ट वीकली ट्वाइस। एवरीडे जाने जा नहीं सकता, नो प्रॉब्लम, बट वीकली ट्वाइस। इवन ऐसे बोल सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसके बीच में मैं 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग के लिए खड़ा हो जाऊंगा। आप वीकली बेसिस में इसको स्प्लिट करके बता दीजिए, अपना बना दीजिए, और फिर उसको करना स्टार्ट कीजिए। ये आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। और जब आप वर्कआउट करते हैं, उसमें आपके लिए अच्छे अच्छे फूड भी होना चाहिए। जब आपका खाना सही होगा तभी आपका न्यूट्रिशन सही होगा, और न्यूट्रिशन के साथ साथ में आपके बॉडी आपको मदद करेंगे। आपका दिमाग काम कर रहा है कि हाँ मुझे पुशअप करना चाहिए, बट वो काफी नहीं होता, आपके बॉडी सपोर्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रोटीन, विटामिन सी। क्यों मैं विटामिन सी इधर बोल रहा हूँ? विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए नहीं है, विटामिन सी कार्टिलेज, हमारे कोलेजन फाइबर्स और एलास्टिन फाइबर्स के प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है, जिसके लिए प्रोटीन एंड विटामिन सी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। इवन कोएंजाइम क्यूटन वगैरह जो है हमारे बॉडी को रिपेयर करने में, मसल टीयर वगैरह को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। इसी वजह से वो कार्डियक मसल्स के लिए भी वो मदद करेंगे। बहुत सारे इस तरह के जो मल्टीविटामिन, जनरली मैं बताऊंगा कि जनरल मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट, या फिर इवन ओमेगा 3 जैसे सप्लीमेंट्स, या फिर प्रोटीन जहाँ पे बीसीएए भी हो। प्रोटीन के बारे में ऐसे भी बोलते हैं कि यदि आप एटलीस्ट, आपको प्रोटीन का बेनिफिट होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 20 ग्राम तक एक साथ में आपको कंज्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम मैं सुबह ले लिया, 10 ग्राम मैं शाम को ले लिया। बहुत सारे इसमें साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस में मैं नहीं इतना जाऊंगा अभी, बट कुछ टिप्स है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। जैसे कि आप सुबह उठे हैं, तो आप सोचिए कि यू आर सो ग्रेटफुल टू योर बॉडी, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये भी नहीं कर पाते। आप यदि अपना एक फिंगर ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इस तरह से यदि आप कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के जो मसल्स है वो एक्टिव हैं, स्केलेटल सिस्टम एक्टिव है। बी ग्रेटफुल। आपका जो एक्सरसाइज के लिए मैंने बताया, सबसे बढ़िया टाइम आपका मॉर्निंग आवर्स है। रेपिटेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, आप कितना देर के लिए कर रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता। यदि आप एक्टिव हैं तो एक्टिव रहिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। आप कितने बार उसको करते हैं, कितना आप 3 किलो का वजन अपने डंबल में यूज कर रहे हैं या 5 किलो का, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 3 किलो का कर रहे हैं, एवरीडे कीजिए। बी एक्टिव। ड्यूरेशन, कितने देर के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, वो भी मैटर नहीं करता। चूज वेरी सिंपल। जो आप कर पाएंगे उसी को आप कीजिए, जो आप नहीं कर पाएंगे उसको आप अगले दिन के लिए या अगले साल के लिए छोड़िए। आप आज पहले सीढ़ी के पहले स्टेप में हैं, आप कल सेकंड, परसों तीसरे में जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। अंडरस्टैंड दैट द रिजल्ट्स वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उन्होंने 5 दिन मेहनत किया, उनको 5 किलो कम हुआ, आपको ये होना जरूरी नहीं है। ये रिजल्ट्स बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। बी हैप्पी टू स्टार्ट एंड एंजॉय। आप जब एक बार उसको स्टार्ट करेंगे, उसी में आप करते रहेंगे। माइंडफुलनेस को ऐसे बोलते हैं ना, जो एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व है, उसमें आपका दिमाग और दिल और आपका बॉडी
सभी साथ हो, पैशनेटली आप उसको करना स्टार्ट करें आधे घंटे के लिए। और ये आधे घंटे के बाद में आपको महसूस नहीं होगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, आपको पेन हुआ, नहीं, ये नहीं होता है। मसल्स हैव मेमोरीज, इसके दो पोर्शंस है। मसल्स हैव मेमोरीज, इसमें पहला ये है कि जब आप जैसे वॉकिंग करते हैं, आप एक ही स्पीड में वॉक कर रहे हैं, रिदम में है, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी एक ऑटोमेशन में आ जाता है। ये जो ऑटोमेशन में आता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिर रिलैक्स होते हैं और बोलते हैं कि आप एक्टिव हैं, नहीं, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता चल गया कि किस रिदम में सबसे मिनिमम एनर्जी यूज करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये सबसे खराब चीज है उसमें। तो इसलिए आप उसमें वैरायटी लेके आइए, आप अपना रिदम को थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा कार्डियक उसमें इंक्लूड कीजिए, या फिर अपना हाथ पैर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मूव कीजिए, जिससे आप ऑटोमेशन से बाहर आ सकते हो। आपके मसल्स को मेमोरी है, जिसकी वजह से उनको पता है कि यदि आपको कुछ टीयर या कुछ प्रॉब्लम आता है ना, कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसको ओवरकम करना है। इट हेल्प्स यू। पहले मैंने बताया कि वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये ऑटोमेशन जो है ना, आपके बॉडी के लिए पर्टिकुलरली जो इंटरनल मसल्स है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है, जहां पे आपके मसल्स को मेमोरी है। रेज द बार, जिसकी वजह से आप आज पहले स्टेप में हैं, कल दूसरे में, या 10 दिन के बाद आप दूसरे में जा सकते हो। रेज द बार योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ट्रेन करके नहीं बोलेगा, आप आज 15 पुशअप करेंगे और कल 16 करना है। रेज द बार योरसेल्फ। आप 15 पहले कर रहे थे, अभी 20 में जाने के लिए आपके अंदर में वो कॉल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए वेट करें, नहीं, यू कैन डू इट। यदि आप स्टार्ट करेंगे और यदि हम साथ में रहेंगे, आपके लिए सबसे बढ़िया होगा और हमारे लिए भी, क्योंकि मूवमेंट इज मेडिसिन। जब आप मूव करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, और तभी वही आपके लिए सबसे बढ़िया होगा एज ए फैमिली।